सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संधियां एनपीटी और सीटीबीटी, जिनको लगभग पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, भारत ने उन पर साइन ही नहीं किया। फिर भी आज भारत को रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नज़रअंदाज करता है या फिर उसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल है, अगर भारत इन टेरिटरीज का हिस्सा नहीं है तो क्या वह वैश्विक परमाणु व्यवस्था को चुनौती दे रहा है या उसे एक नए तरीके से डिफाइन कर रहा है? भारत के परमाणु युग में प्रवेश का पुनर्वलोकन, यानी कि अगर हम देखें तो 18 मई 1974 को भारत ने परमाणु विखंडन उपकरण को भूमिगत परीक्षण किया था। यह हम देखें तो पहला परीक्षण था जो कि यहाँ पर स्माइलिंग बुद्धा ने किया था। इस परीक्षण के बाद भारत जो है, जो परमाणु शक्ति है, उसमें छठे स्थान पर पहुँच गया था पूरे विश्व में। अब हम देखें यहाँ पर न्यूज़ क्या आई है कि यहाँ पर जो भारत है वह अपनी परमाणु हथियार जो है उनको बढ़ा रहा है। अगर हम देखें तो परमाणु युग का मतलब क्या होता है कि जब कोई देश परमाणु तकनीक और हथियार को सक्षम हो जाता है, यानी कि वह अपने वहाँ पर अपने देश में तकनीक और हथियार को सक्षम बना लेता है। भारत ने 1998 में खुद को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया था। यह भारत की सुरक्षा, विज्ञान और जो वैश्विक पहचान है उसके लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानें तो अगर 1900 यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आज़ादी के बाद क्या है कि भारत जो है वो शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम जो है उसने चलाने शुरू कर दिए थे। उस समय पे हमारे जो प्रमुख वैज्ञानिक थे होमी जे भाभा, जो उन्होंने 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की थी। उसके बाद 1974 में पहला परमाणु जो परीक्षण है वो यहाँ पर हुआ था स्माइलिंग बुद्धा के द्वारा। लेकिन 1974 के बाद भारत ने खुद को परमाणु हथियार शक्ति घोषित करना बंद कर दिया। यानी कि जब यहाँ पर पहला परीक्षण हुआ था तो उस समय पे भारत पूरे विश्व में छठे स्थान पर आ गया था परमाणु हथियार में। लेकिन उसके बाद भारत ने खुद को यहाँ पर परमाणु हथियार शक्ति घोषित करना बंद कर दिया। 1998 में क्या हुआ कि अगर हम देखें तो जो भारत है, भारत में परमाणु युग की शुरुआत हुई 1998 में। जो पोखरण सेकंड था यहाँ पर हुआ था राजस्थान में। उस समय पे हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये जो पोखरण 2 परीक्षण हुआ था, तो इस समय पे क्या था 5 परमाणु जो है सफल परीक्षण भी हुए थे 1998 में ही। उसके बाद भारत ने खुद को न्यूक्लियर जो वेपन स्टेट्स है वो यहाँ पर घोषित कर दिया था। यह जो है भारत की जो परमाणु युग है इसकी शुरुआत यहाँ पर 1998 में ही मानी जाती है। अब यहाँ पर हम देखें तो परमाणु जो ऊर्जा है वो कैसे बनती है, वो इसकी 2 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। यानी कि अगर हम देखें तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है कि जो भारी परमाणु होते हैं जैसे कि यूरेनियम और प्लेटिनियम, तो इनको क्या है टूटते हैं। उसके बाद इनमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा है वो निकलती है। तो यहाँ पर ये पहली प्रक्रिया है। उसके साथ ही सेकंड प्रक्रिया क्या है कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है यानी कि जो संलयन है, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो परमाणु हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, फिर यहाँ पर जो ज़्यादा एनर्जी है वो निकलती है। यही परमाणु यानी कि जो एनर्जी है, यही ऊर्जा परमाणु और जो बिजली है उनके उत्पादन में उपयोग होती है, यानी कि उनके उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब हम देखें तो भारत की जो परमाणु नीति है वो क्या है, यानी कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। भारत यहाँ पर इस नीति को अपनाता है कि अगर कोई भी दुश्मन देश है वो यहाँ पर पहले हमला करेगा, लेकिन भारत जो है पहले किसी भी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा। उसके साथ ही सेकंड पॉइंट क्या है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी कि जितना ज़रूरत होगी उतने ही हथियार जो है भारत अपने पास रखेगा। उसके साथ ही न्यूक्लियर ट्राइड्स, यानी कि तीनों माध्यमों से हमला कर सकेगा भारत। यानी कि अगर भारत के पास जो दुश्मन देश हैं अगर भारत पर हमला करते हैं तो भारत तीनों माध्यमों से जो है हमला करने की क्षमता रखता है, ज़मीनी और उसके साथ ही हवा और समुद्र, तीनों माध्यम से जो है हमले कर सकता है। अब हम देखें तो भारत को जो परमाणु शक्ति है उसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। 1964 में क्या है कि चीन अपने आप को पहले परमाणु शक्ति
बता चुका है। उसके साथ ही फिर जो पाकिस्तान है उसके साथ तनाव हुआ, और सुरक्षा के लिए हमको जो यहाँ पर परमाणु हथियार है उसको बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि अगर अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार नहीं होते हैं तो दुश्मन देश उस पर हमला करते हैं, लेकिन अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार होते हैं तो क्या है, जो दुश्मन देश है वो हमला करने से डरता है, यानी कि उस देश पर हमला नहीं करता है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो यहाँ पर परमाणु हथियार हैं उनसे जुड़ी प्रमुख नीतियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहली अगर हम देखें तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी यानी कि NPT, जो कि परमाणु प्रसार को रोकती है। उसके साथ ही सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन टेरिटरी यानी कि CTBT, जो कि यहाँ पर परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाती है। उसके साथ ही यहाँ पर थर्ड है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन यानी कि TPNW, परमाणु हथियार को ख़त्म करना, ये जो है इसका यहाँ पर उद्देश्य रहता है। उसके साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी और एजेंसी, यहाँ की हम देखें तो IAEA, जो कि यहाँ पर परमाणु यानी कि जो शांतिपूर्ण उपयोग की निगरानी करती है, यानी कि जो परमाणु हथियार है इसका शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग हो, इस चीज़ की निगरानी ये करती है। अब हम देखें भारत किन किन जो यहाँ पर संधियाँ हैं उनमें भागीदारी लेता है और किन किन में नहीं। तो सबसे पहले हम देखें तो भारत NPT यानी कि ये जो है भेदभाव को मानती है, तो इसमें यहाँ पर भारत शामिल नहीं है। CTBT और जो कि यहाँ पर ये है इसमें शामिल नहीं है। उसके साथ ही TPNW, इसमें भी भारत जो है शामिल नहीं है। उसके साथ ही भारत शामिल किस किस में है, IAEA यानी कि न्यूक्लियर सेफ्टी एंड कॉरपोरेशन। उसके साथ ही मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल और रिजाइन यानी कि MTCR, जो कि यहाँ पर 2016 में बनाई गई थी, इसमें शामिल है। उसके साथ ही वॉर्नेंस अरेंजमेंट 2017 में बनाई गई थी, इसमें भारत शामिल है। उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 2018 में, इसमें भी भारत शामिल है। अब विशेष स्थितियाँ क्या है कि 1900 यानी कि हम देखें जो न्यूक्लियर सुप्रियर है ग्रुप NSG, इसका सदस्य भारत नहीं है, पर यहाँ पर 2008 में भारत को जो है बैरियर मिल रखा था। अब यहाँ पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही है। 1998 में क्या है, भारत यानी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने भी जो है परमाणु परीक्षण किया था। परिणाम क्या हुआ कि साउथ एशिया में न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हुए और भारत और पाक के बीच तनाव और बढ़ गया, यानी कि भारत ने भी इसी वर्ष यहाँ पर अपना परमाणु परीक्षण किया था और पाकिस्तान ने भी, तो इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया है क्या है, यानी कि अगर नकारात्मक प्रभाव देखें तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं भारत पर, या फिर हम देखें जो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर बन रही है उसके चलते। अब सकारात्मक प्रभाव क्या है, भारत की ताकत को दुनिया ने स्वीकारा है। 2005 में इंडिया US सिविल न्यूक्लियर अरेंजमेंट यहाँ पर हुआ था, भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार में एंट्री मिल चुकी थी। अब इसका महत्व क्या है, भारत आज एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एक काफ़ी ज़रूरी है भारत का जो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर होना। NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने की कोशिश यहाँ पर भारत कर रहा है। भारत जो है ग्लोबल इमेज यहाँ पर मजबूत करता जा रहा है अपनी। निष्कर्ष क्या है, 1998 का परमाणु परीक्षण भारत के इतिहास में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इससे भारत की जो सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई और विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भारत ने काफ़ी ज़्यादा प्रगति की। भारत की जो वैश्विक पहचान है वह भी इस परीक्षण के कारण बढ़ी। भारत अब सिर्फ एक जो है विकासशील देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक शक्ति बन चुका है, यानी कि भारत अब यहाँ पर अपनी जो परमाणु यानी कि जो न्यूक्लियर पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत विश्व में एक न्यूक्लियर पावर के रूप में उभर कर आ सकता है, यानी कि अपनी जो सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर पाएगा या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट में मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।